हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। क्लास 10 स्टूडेंट्स टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस पे डिस्कशन अपना चल रहा है, जिसमें प्रीवियस क्लासेस में आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया है। तो आज की क्लास में कुछ और अलग कंडीशंस, कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से आज की क्लास में। एंड हियर इट इज द क्वेश्चन नंबर 1 on your screen on your board। देखिए क्वेश्चन 1 के अंदर क्या स्टेटमेंट है। 2 water taps together can fill a tank in 9/3/8 hours। 2 water taps together can fill a tank in 9/3/8 hours। The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately। तो ये स्टेटमेंट क्या है कि 2 टाइप्स ऑफ डायमीटर टैप है यहां पे आपके पास में। वन हैज अ लार्जर डायमीटर एंड अदर वन हैज अ स्मॉलर डायमीटर। ओके, तो लार्जर डायमीटर टैप और स्मॉलर डायमीटर टैप के बीच में कंपैरिजन क्या दे रखा है, दैट द लार्जर डायमीटर टैप विल टेक 10 hours less than the compared to smaller one to fill the tank separately। Now the question is that find the time in which each tap can separately fill the टैंक। आपको यह बताना है कि वो टाइम ड्यूरेशन क्या है जिसमें दोनों डायमीटर इंडिविजुअल टैंक को सेपरेटली फिल कर सके। तो अगर कुछ थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर इंफॉर्मेशन आपके माइंड में स्ट्राइक करता है, तो थोड़ा सा आपको चैप्टर 3 के अंदर रिकॉल करवाता हूं कि चैप्टर 3 में इस सिचुएशंस पे आपने कौन से क्वेश्चन को परफॉर्म किया था। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में अगर आप लोगों को याद हो तो अपने क्वेश्चन डिस्कशन करते थे 2 वुमेन एंड 5 मैन टुगेदर फिनिश अ वर्क। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब 2 अलग अलग टाइप्स के वैल्यूज में कंपैरिजन होता है और वो मिलके अगर कोई वर्क कर रहे हैं, तो हमेशा कंडीशन में उनका 1 टाइम वर्क कैलकुलेट होता है। जैसे सपोज दैट अगर 5 डे में वर्क कंप्लीट हो रहा है तो 1 डे वर्क, यहां पे टाइम ड्यूरेशन दे रखा है, तो अगर 10 आवर्स में फिल कर रहा है कोई डायमीटर का टैंक को, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा। अगर कोई डायमीटर टैप x आवर में टैंक को फिल कर रहा है तो 1 आवर में कितना फिल करेगा, दैट इज 1/x। तो एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का फॉर्मेट प्रीवियस लीनियर इक्वेशन के उसी क्वेश्चन से रिलेट होगा, जिसमें 1 आवर्स के लिए कैलकुलेशन आपको निकालना पड़ेगा। और कंपैरिजन क्या है कि जो लार्जर टैप डायमीटर है उसका जो टाइम है वो स्मॉलर टैप डायमीटर से कितना लेस है, 10 आवर्स लेस है। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, लेट करते हैं, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप डायमीटर, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप डायमीटर टू फिल द टैंक बी x hours। ओके बेटा, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप डायमीटर टू फिल द टैंक बी x आवर। अगर स्मॉलर टैप डायमीटर 10 आवर्स लग रहा है, देन ये सेम लैंग्वेज वापस से रिपीट करना है। देन टाइम टेकन बाय लार्जर टैप डायमीटर टू फिल द टैंक is equal to x minus 10 hours। ओके बेटा, तो ये तो हो गया उनका इंडिविजुअल टाइम कि x आवर्स एंड x माइनस 10 आवर्स। एंड टुगेदर दे फिल द टैंक इन 9/3/8 आवर्स। दोनों मिलके टैंक को कितने टाइम में फिल कर रहे हैं, 9/3/8 आवर्स में फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर x आवर्स में टैंक कंप्लीट फिल हो रहा है, सो व्हाट वी विल राइट, स्मॉलर टैप फिल द टैंक इन 1 आवर। कितना होगा स्मॉलर टैप जो टैंक को फिल करेगा 1 आवर में, 1/x। लार्जर टैप फिल द टैंक in 1 hour is equal to 1/x minus 10। Together both tap
both tap fill the tank in 1 hour is equal to 1/75/8. Why it is written 75/8? क्योंकि क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है, 9/3/8 है, तो 9/3/8 का मिक्स फ्रैक्शन का जब फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हो 8 9s are 72 plus 3 75/8. So together both tap fill the tank in 1 hour is equal to 1/75/8. तो 1 का रेसिप्रोकल होके 75/8 वैल्यू कितना हो जाएगा, 8/75. तो दोनों टैप मिलके टुगेदर बोथ टैप फिल द टैंक इन 1 hour. दोनों मिलके एक साथ 1 hour में कितना फिल कर देंगे टैंक का पोर्शन, 8/75. क्योंकि रेसिप्रोकल करते हैं गिवन टाइम का, तो 1/75/8 था, तो 75/8 का रेसिप्रोकल हो गया 8/75. तो अब आप सबको पता है कि जब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या होगा, स्मॉलर टैप 1 hour में कितना फिल कर रहा है वो पोर्शन, प्लस लार्जर टैप 1 hour में कितना फिल कर रहा है वो पोर्शन. सो व्हाट वी विल राइट, 1/x प्लस 1/x-10 इज इक्वल टू 8/75. तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 1 hour के ही पोर्शन पे सिंप्लीफाई हो सकता है. अदर देन दिस कंडीशन देयर इज नो अल्टरनेट ऑप्शन, मेक इट क्लियर. ये सिर्फ क्वेश्चन 1 hours पे बेस्ड कंडीशन पे ही सॉल्व हो सकता है. 1 hour में स्मॉलर टैप 1/x पोर्शन फिल कर रहा है, 1 hour में लार्जर टैप 1/x-10 पोर्शन फिल कर रहा है, तो दोनों मिलके 1 hour में 8/75 पोर्शन टैंक का फिल कर रहे हैं. नाउ फॉर द सिंप्लीफिकेशन टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक वी विल टेक द एलसीएम, that is x and x-10. x expression cancel, x-10 plus x-10 cancel x. 2x-10 upon x square minus 10x is equal to 8/75. Now again the two choice you have, either in the LHS numerator we can take 2 as a common, and from 2 to 8 we can cancel out 4 times. And if you don't want to take this process, so just first do the cross multiply and after that you can reduce the expression. तो मल्टीप्लिकेशन अगर इजी रखना है तो कॉमन ले लीजिए, मल्टीप्लिकेशन अगर इजी रखना है तो कॉमन पहले से ले लीजिए, फ्रॉम 2 to 8 4 टाइम. नाउ लेट डू द क्रॉस मल्टीप्लाई. पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते ताकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव का रह जाए. एक्स स्क्वायर इंटू 4 4x स्क्वायर, 10 into 4 40x is equal to 75 multiply x 75x, 75 5s are 5 5s are 25, 35 plus 2 375. Now change the value from the RHS into LHS. RHS से वैल्यू जब LHS में चेंज करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आपका बन रहा है प्लस 375 इज इक्वल टू 0. फाइनली द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म इज minus 115x, because 40 and 75 together value 115x plus 375 is equal to 0. Now if we will go for the quadratic factorization method, it's a very difficult process here because x square coefficient 4, constant 375, प्रोडक्ट करना, फिर उनके पेयर्स बनाना, पेयर्स बना के इस तरीके से एडजस्ट करना, तो नो डाउट डिफिकल्ट तो है, इजी नहीं है. सो आई एम डायरेक्टली अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इन विच फर्स्ट आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ d, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. नाउ इन द b वैल्यू, दैट इज द एक्सप्रेशन -115. कॉम्प्लिकेटेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम लगेगा. a वैल्यू इज 4 एंड c वैल्यू इज 375. नाउ स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर. नेगेटिव नंबर का स्क्वायर आपका कितना होता है, पॉजिटिव ही होता है. तो आगे के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करना है तो पहले रफ में 115 को 115 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन तो याद नहीं हो सकता अपने को. 5 5 जा 25, 5 plus 2 7, 5 1 जा 5, then 5 1 1, again 5 1 1. So 5 7 plus 5 12, 5 plus 5 10 11 12, 3 1 3 2 2 5. Square of 115 is 13225 minus, let's first do the 375 multiply 4, 375 का 4 से multiply, 4 5 is 20, 28 plus 2 30, 4 is 12 plus 3 15, 1500 को again 4 से 15 4 जा 60, so that is the value 6000. okay बेटा, 4 into 375 1500, 1500 into 4
6000. Now let's do the subtraction. 5 minus 0 5, 2 minus 0 2, again 2 minus 0 2, and 13 minus 6 7. 7225. अब 7225 जब वैल्यू आ रहा है तो वापस से जब स्क्वायर रूट कैलकुलेशन करते हैं तो स्क्वायर रूट तो 7225 का बहुत इजी है. 8 8 64, 72 से कम है तो 72 के लिए 8 सेटिस्फाइड होगा. 25 में लास्ट में 5 है, सो इट इज डेफिनेटली इट विल बी द स्क्वायर रूट नंबर. इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 7225 इज 85. 72 के लिए 8 सेटिस्फाइड करेगा, 8 स्क्वायर 64 और 25 के लास्ट डिजिट 5 के लिए 5, तो 85 होगा इसका स्क्वायर रूट आंसर. सो नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. अप्लाई द वैल्यू. माइनस b value is minus 115 plus minus under root 7225 upon 2a. A value is the 4. Minus minus plus. So that is 115 plus minus 85 upon 8. So first we will take the positive. एक बार पॉजिटिव लेके आंसर, एक बार नेगेटिव लेके आंसर. तो पॉजिटिव लेने पे तो आएगा 115 plus 85 upon 8. 550. 8 plus 1 9 plus 1 10, 200. 200 upon 8, 8 2 ja 16, and that is the value 25. After negative sign, so 115 minus 85 upon 8, 5 minus 5 0, 11 minus 8 30, 30 upon 2 50. Is equal to clear? समझ में आ गया पॉइंट? 5 minus 5 0, अच्छा सॉरी 5 minus 5 0, 30 upon 8. सो 30 upon 8 तो डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में रख लेते हैं. फ्रैक्शन में वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 upon 8 का कैलकुलेशन रिड्यूस होके 2 के टेबल से 15 upon 4. x वैल्यू 1 is 25 and other value of x is 15 upon 4. तो देखिए 15 upon 4 जो भी डेसिमल में भी आता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है. टाइम ड्यूरेशन तो है अपने पास में. x का एक वैल्यू 25 है और एक वैल्यू x का 15 upon 4 है. x क्या लेट किया था आपने? x लेट किया था टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप डायमीटर टू फिल द टैंक. तो स्मॉलर टैप डायमीटर का x वैल्यू आपका 25 होगा, तो लार्जर टैप डायमीटर के लिए कितना टाइम होगा सेपरेटली? x माइनस 10. तो x माइनस 10 जब करते हैं तो ये जो टाइम ड्यूरेशन 15 अपॉन 4 है, ये टाइम ड्यूरेशन खुद क्या है? लेस देन 10 है. तो क्या लिखते हैं कंडीशन? इफ x इज इक्वल टू, पहले इसके लिए सेटिस्फाइड करते हैं बेटा. इफ x इज इक्वल टू 15/4 देन जब 15/4 में से 10 को माइनस करते हैं तो 10 को माइनस करने पे वैल्यू कितना आएगा? 4. 15 माइनस 40 दैट इज माइनस 25/4. तो x 15/4 के लिए जब 15/4 माइनस 10, ये स्मॉलर टैप का है तो ये लार्जर टैप का टाइम है, तो ये जो वैल्यू आ रहा है 15/4 माइनस 10 माइनस 20/4, तो इसका मतलब ये हो गया विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक का टाइम पॉजिटिव और दूसरे टैप का टाइम नेगेटिव. ऐसा पॉसिबल थोड़ी है, तो ये पॉसिबल नहीं है. तो अगर ये पॉसिबल नहीं है सो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा? इफ x इज इक्वल टू 25, अगर x 25 है तो x 25 होने का मतलब क्या हो गया? लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? टाइम टेकन बाय, लैंग्वेज में क्या लिख देंगे? टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप डायमीटर. टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप डायमीटर इज इक्वल टू 25 hours, and the other time taken by larger tap diameter, time taken by larger tap diameter is equal to 25 minus 10, that is equal to 15 hours. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कहते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड तो है, डिफिकल्ट तो है ये नो डाउट, क्योंकि कैलकुलेशंस के अंदर वैल्यूज पहले
फिर उसका एक्सप्रेशन 1 अपॉन करके लेट करना। 1 अपॉन लेट करने का भी रीजन, क्योंकि एक्चुअल टाइम अगर x आवर्स है तो 1 आवर्स में फिल कितना होगा, टैंक 1/x। उसको कंपेयर किया लार्जर से तो टाइम है उसका x माइनस 10 सेपरेटली, तो 1 आवर में फिल पोर्शन 1 अपॉन x माइनस 10, फिर दोनों का मिला के 1 आवर में कितना पोर्शन फिल होगा, फिर पूरे एक्सप्रेशन का एलसीएम लेके सिंप्लीफिकेशन, फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में वैल्यूज ऐसे जिनका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा जल्दी से, देन वी विल गो फॉर द स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, दैट इज आल्सो कॉल्ड quadratic formula. After the quadratic formula expression, finally we get the two values of x, and then again both values we have to check that which one is possible and which one is not possible, and then finally we will confirm that what are the values, that is the time taken by the smaller tab separately and time taken by the larger tab separately to fill the tank. Okay students, so this one is the question number 1. Now let's continue with the question number 2, and here it is the question number 2 on your screen. The statement in the question number 2 is sum of the areas of 2 square is 468 meter square. The sum of the areas of the 2 square, 2 squares है, उनके areas का sum कितना है, 468 meter square. After that in the question, next statement क्या लिखा हुआ है, if the differences of their perimeter is 24, differences of their perimeter, दोनों के एरियाज का सम दे रखा है, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंसेस दे रखा है, and that value is 24 meter. Now in the question what we have to find the sides of the two squares. आपको दोनों स्क्वायर्स का साइड फाइंड आउट करना है. Now let's discuss on one point, that if there are the two squares, we know that in a square all sides are equal, but when we try to make a relation between these two squares, and what is the relation of the sides between these two squares, definitely both squares will have the different sides, क्योंकि अगर sides different नहीं हुआ तो पेरीमीटर का डिफरेंस ये आना पॉसिबल नहीं है. Is it clear to everyone? तो साइड्स में अगर डिफरेंस है तो नो डाउट किसी का भी साइड कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा तो उसमें पॉसिबिलिटी तो ये कंफर्म रहेगा कि दोनों स्क्वायर्स में से कोई भी एक स्क्वायर है जिसका साइड लार्जर रहेगा कंपैरेटिव टू अदर. तो अगर डायरेक्टली आप सिर्फ साइड को एक्स लेट करते हो तो फिर ये प्रॉब्लम होगा आपको बताने में और समझने में कि जिसका साइड एक्स है, और डायरेक्ट रिलेशन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जब भी स्क्वायर्स में एरिया का सम या डिफरेंस होता है तो डायरेक्टली वैल्यूज को लिखना पॉसिबल नहीं होता. तो एक स्क्वायर के साइड को एक्स लेट करेंगे, एक स्क्वायर के साइड को वाई लेट करेंगे, सम तो कर देंगे एरिया का स्क्वायर का, लेकिन जब बात आती है डिफरेंस की, तो डिफरेंस अगर आपको याद हो तो थर्ड चैप्टर में भी 2 डिजिट नंबर में एक्सप्लेन करते हैं कि डिफरेंस में आपको दोनों कंडीशन लेना होता है, इट मे बी एक्स ग्रेटर और इट मे बी वाई ग्रेटर. तो वहां तो अपने पास में पॉसिबिलिटी नहीं होती है क्या कि दोनों कंडीशंस ही लेना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि डिजिट्स है, डिजिट में कोई भी ग्रेटर और कोई भी स्मॉलर हो सकता है. लेकिन यहां पे जब सिर्फ 2 स्क्वायर्स की बात हो रही है तो दोनों स्क्वायर में से किसी एक स्क्वायर का साइड ग्रेटर लेट कर लो और कंपैरेटिव टू अदर उसका साइड स्मॉलर लेट कर लो. समझ में आ रही है? जिससे कैलकुलेशन रिड्यूस्ड हो जाएगा. तो अपने क्या लिखते हैं, लेट द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर be x meter and side of, क्योंकि स्क्वायर करके लिखना है तो डायरेक्ट सिर्फ x लेट करके एक्सप्रेशन को कन्वर्ट नहीं कर सकते. साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर बी x मीटर, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी y मीटर. आफ्टर दिस कंडीशन नेक्स्ट वी विल गो फॉर द कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन विच द फर्स्ट कंडीशन इज सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर. Sum of the areas of 2 square. Square area is side square. So first square area is x square, second square area is y square, and what is given us in the question, that is 468 meter square. This expression will is as equation 1, and in bracket area is equal to side multiplies side. Area of square formula, area is equal to side into side. And the second condition is related to the perimeter. Differences of the perimeter is 24. So y I directly write as 4x minus 4y, because inside the bracket I will write perimeter. What is the perimeter formula of the square? Perimeter is equal to 4 into side. Perimeter value is 4 into side.
तो पेरीमीटर वैल्यू 4 इंटू साइड होता है, लार्जेस्ट स्क्वायर का साइड x है, तो जिसका साइड लार्जर है उसका पेरीमीटर भी लार्जर होगा। सो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। टेक 4 एज कॉमन और डायरेक्टली रिड्यूस द एक्सप्रेशन बाय द 4। सो x माइनस y इज इक्वल टू 4 6 आर 24। सो आफ्टर दिस एक्सप्रेशन x is equal to minus y will change into plus y plus 6. This is the equation number 2. There is no problem. After the conditions that equation 1 and equation 2, now we know that we have to form a quadratic equation, and that is only possible when we substitute that expression 2 in the expression number 1. So what we will do? Put equation 2 in equation 1. इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो इक्वेशन 2 का वैल्यू आपका है y प्लस 6, x का वैल्यू y प्लस 6 है, यहां पे पुट कर देते हैं, तो y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। नाउ लेट ओपन द आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y स्क्वायर माइनस 468 will change into plus 468. So expression is y square plus 36 plus 12y. Y square plus y square. Expression is 2y square plus 12y plus 36 minus 468. Value will be in the minus. 8 minus 6 2. 6 minus 3 3. 432 is equal to 0. Reduce the expression by 2. Y square plus 6y minus 4 2 2 ja 4 216 equal to 0. Okay, so that is the quadratic equation, that is y square plus 6y minus 216 is equal to 0. Is it clear to everyone? तो ये देखिए, ये एक्सप्रेशन है, आपको इस तरीके से वर्क करना है। पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है, तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 अप्लाई कर दिया। एरियाज ऑफ सम 468 है, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 1 जा 4 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 4 6 जा 24, ठीक है। तो y प्लस 6 आपने पुट किया, a प्लस b का होल स्क्वायर आपने ओपन कर दिया, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y सेम रह गया, 36 प्लस का 468, 8 माइनस 6 2 हो गया, 6 माइनस 3 3 हो गया, तो 432 2 से रिड्यूस किया, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216। अब इसके बाद में वही आप लोगों के अप्रोच पे डिपेंड करेगा। अगर किसी के डायरेक्ट फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस है, सो दैट ही और सी कैन गो विद दैट कंडीशन ऑल्सो। अगर आपके पास में डायरेक्ट एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस है तो आप उससे जा सकते हो, और आपको लगता है कि नहीं प्रोडक्ट और ये नहीं आ सकता, तो अपने पास में एक ही ऑप्शन है जो हर क्वेश्चन में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्योंकि देखिए फैक्टराइजेशन का कोई शॉर्टकट नहीं है, उसमें तो रैंडम ट्राई करना है। फैक्टराइजेशन मेथड में रैंडम आप ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हो कि 216 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, और उन प्राइम फैक्टराइजेशंस के डिफरेंट प्राइम नंबर्स के 2 ग्रुप्स बना के चेक कर लो कि पर्टिकुलर किस कंडीशन के अंदर आपका जो डिफरेंस है वो 6 आना चाहिए। क्योंकि प्रोडक्ट अगर नेगेटिव चाहिए तो साइन कन्वेंशन कैसे लगेगा, प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए तो इसका मतलब दोनों जो फैक्टर्स बनेंगे उसमें से एक आपका पॉजिटिव नंबर होगा और एक आपका नेगेटिव नंबर होगा। तो एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर का मतलब क्या हुआ, दैट डिफरेंस विल बी देयर। तो ऐसे दो नंबर्स प्राइम फैक्टर्स के अंदर ग्रुप बना के ऐसे 2 ग्रुप्स बनाने हैं जिनका डिफरेंस आपका 6 आए। और अगर आपको अभी फिलहाल डी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है तो वो एक्सप्रेशन देख लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4 ए वैल्यू 1 सी वैल्यू माइनस 216, 6 स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 4 6 जा 24 2 हो गया, 4 प्लस 2 6 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 कितना आ गया वैल्यू 300। तो 300 अगर है तो रूट कितना हो गया 30 हो गया। तो इसमें बस वही है फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। स्क्वायर रूट जिसको कैलकुलेट करना आता है उसके लिए इस मेथड में ज्यादा टाइम नहीं है। b वैल्यू 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी 900 अपॉन 2a वैल्यू 1। सो x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 30 अपॉन 2। तो पहले अगर पॉजिटिव लेते हैं तो माइनस 6 प्लस 30 अपॉन 2 24 will remain, 24 upon 2 12 and take negative लेने पे माइनस 6 माइनस 30 अपॉन 2 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 30 माइनस 36
-36/2 -18, और x आपका क्या था, साइड ऑफ स्क्वायर। तो x अगर आपका साइड ऑफ स्क्वायर है तो आपको पता है नेगेटिव के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कंडीशन में क्या लिख देंगे, कंडीशन में वही एक ही ऑप्शन है, सेंस x is side of square, so it cannot be, x is side of square, so it cannot be negative। x आपका साइड ऑफ स्क्वायर है तो वो साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू -18, जो x इज इक्वल टू -18 है दैट इज नॉट पॉसिबल। तो x इक्वल टू अगर -18 पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12। x अगर 12 है तो आपके पास में इस x की वैल्यू 12 को किस में पुट करना है, आपके पास में पेरीमीटर का डिफरेंस कितना था, 24 था, उसको रिड्यूस किया था तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना था, 6 था, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो x इज इक्वल टू 12 पुट इन इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड में था x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, यही था 4 से रिड्यूस करने के बाद में x का वैल्यू अगर 12 पुट किया तो 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख दो फिर कंफ्यूज जाओगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 12 माइनस 6, y इक्वल टू 6। तो x वैल्यू 12 के लिए y वैल्यू कितना कैलकुलेट कर लिया, 6 कैलकुलेट कर लिया, तो x वैल्यू 12 y वैल्यू 6, हैंस साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, जो साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर है दैट इज 12 मीटर एंड साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 मीटर। इज इट क्लियर बेटा? तो इस क्वेश्चन में बस यही है कि एक्सप्रेशन लेट करते समय डायरेक्टली साइड ऑफ स्क्वायर लेट करने से नहीं होगा, और स्क्वायर्स में जब कंडीशंस है तो आपको दोनों वेरिएबल्स लेट करने होंगे, वेरिएबल x एज वेल एज वेरिएबल y, क्योंकि डायरेक्ट अगर वेरिएबल x लेके अगर आप सोचते हो कि दूसरे वेरिएबल को उसमें कन्वर्ट कर दें तो एरियाज के क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वहां पे स्क्वायर्स का सम या स्क्वायर्स का डिफरेंस या स्क्वायर्स में कुछ पेरीमीटर कंडीशन, ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है, तो वहां डायरेक्ट सिर्फ x वेरिएबल लेट करके कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए आपको वेरिएबल y का हेल्प लेना पड़ता है। तो वेरिएबल y के हेल्प से एक्सप्रेशन इजीली उसमें कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद आप उसको सब्स्टिट्यूट करके एंड फाइनली आपका आंसर कैलकुलेट हो जाता है। इज इट क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, स्पेशली दैट वी हैव टू टेक द वेरिएबल x एंड द वेरिएबल y। लास्ट क्लास में भी आपने जब ये क्वेश्चन किया था तो उसमें भी वेरिएबल x और वेरिएबल y की कंडीशंस पे वर्क करते हैं, तो उसी सेम प्रोसेस से इस क्वेश्चन में भी वर्क करना है। सो लेट कंटिन्यू with the question number 3 in the today class, and here it is the question number 3। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, स्टेटमेंट में रीड कर रहा हूं, देखिएगा अच्छे से। द स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन नंबर 3 इज अ पोल हैज टू बी इरिगेटेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। In this question, what the condition we have, that there is a circular park which having the diameter 13 meter, और इस डायमीटर 13 मीटर के सर्कुलर पार्क के किसी एक पॉइंट पे बाउंड्री मींस ऑन द सर्कल, तो 13 मीटर डायमीटर के सर्कुलर पार्क के बाउंड्री के किसी पॉइंट पे आपने एक पोल को लगा रखा है, पोल को इरिगेट कर रखा है। क्लियर है? दैट मींस एक पॉइंट आप एज अ पॉइंट आप पोल को रिप्रेजेंट कर पाएंगे फिगर के अंदर। आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इन सच अ वे, अब वो 13 मीटर जो डायमीटर का पॉइंट है, अब वो पॉइंट जिसपे पोल लगा है उसकी कंडीशन क्या है, इन सच अ वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्या, कि आपके पास में पोल जो है वो तो बाउंड्री के किसी पॉइंट पे ऊपर है, लेकिन उस पॉइंट की लोकेशन जिस पे पोल आपको लगाना है वो कुछ इस तरीके से है कि आपके पास में दो डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट है। तो सर्किल में डायमीटर कैसे बनता है, अ कॉर्ड विच पास थ्रू द सेंटर। ऑल वी नो दैट फ्रॉम आवर क्लास 9th नॉलेज दैट इफ द सर्किल कॉर्ड
passes through the center, that is called the diameter. तो कोई भी एक डायमीटर आपने रिप्रेजेंट कर दिया, डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट, तो डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट कहां पे होते हैं? बाउंड्री पे होता है। तो उस बाउंड्री पे आपके पास में दो गेट है, वन इज गेट एज अ ए एंड अदर इज गेट एज अ बी, और उन दोनों गेट से उस पॉइंट का जहां पे आपने पोल को लगाया है, that from that point the difference is 7 मीटर। तो जब भी डिफरेंसेस की बात आती है, ऑल वी नो दैट अगर डिफरेंसेस दो डिस्टेंसेस का 7 मीटर है, तो किसी भी एक गेट से डिस्टेंस अगर x है, so with respect to that distance x मीटर, the other distance is either x plus 7 or we can write as x minus 7। क्योंकि डिफरेंस का जब कंडीशन होता है, तो ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर एक वैल्यू के रिस्पेक्ट में दूसरा वैल्यू 7 मीटर डिफरेंस पे है, सो दैट डिफरेंस कैन बी कंसीडर एज x प्लस 7, उसके कंपेयर में 7 ज्यादा हो सकता है, एंड दैट डिफरेंस 7 मीटर कैन बी रिटन एज x माइनस 7, उसके कंपेयर में 7 मीटर कम हो सकता है। क्लियर? नाउ इन द क्वेश्चन व्हाट इज पॉसिबल कंडीशन, इज इट पॉसिबल टू डू सो। अब ये जब स्टेटमेंट आता है इज इट पॉसिबल टू डू सो, तो ये क्या है कंडीशन? तो आपको जब याद है कि आपके जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे डिस्कशन करते हैं और नेचर ऑफ रूट्स का जब टॉपिक डिस्कशन करते हैं, तब ये पॉइंट आपको मैंने एक्सप्लेन किया था क्या, कि एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ नेचर और रूट का नहीं आता है, क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स एंड इफ दे एग्जिस्ट फाइंड द सॉल्यूशन बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यस और नो? तो कैसे पता चलता है कि किसी कंडीशन में रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं? दैट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द डी, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो इसमें भी क्या होगा, इस क्वेश्चन में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहे कितना इजी बने और कितना डिफिकल्ट बने, यहां आपके पास में ये कंडीशन नेसेसरी है दैट ऑल वी हैव टू कंसीडर, ऑल वी हैव टू कैलकुलेट हियर द वैल्यू ऑफ द डी। प्रीवियस किसी क्वेश्चन में भी तो किसी भी कंडीशन से सॉल्व कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैक्टराइजेशन हो रहा है, फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। लेकिन इस क्वेश्चन में पहले ये कैलकुलेट करना नेसेसरी है, क्या? वैल्यू ऑफ डी। क्यों जरूरी है वैल्यू ऑफ डी को कैलकुलेट करना? क्योंकि वैल्यू ऑफ डी से ही आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन का गिवन कंडीशन है वो पॉसिबल है या नहीं है। क्योंकि अगर रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं, रूट एग्जिस्ट कब करते हैं? जब डी या तो ग्रेटर देन 0 होता है या डी इक्वल टू 0 होता है। तो अगर जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगा गिवन स्टेटमेंट के लिए, अगर उसमें क्वाड्रेटिक के अंदर रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, डी वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 है, देन वी विल राइट यस द गिवन कंडीशन इज पॉसिबल टू डू, एंड इफ इट इज नॉट, that means if d value is less than 0, then we will write that the given condition is not possible to do so. And after, if it is possible, is it possible to do so, and if yes, at what distances from the two gates should the pole be irrigated। तो आपको बताना है कि अगर एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल है तो दोनों गेट से कितने डिस्टेंस पे पोल को लगाना चाहिए। तो देखिए इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से रखते हैं कि डायग्राम के अंदर आपने जनरल तरीके से एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है बात? तो इसमें सबसे पहले एक डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट बनाते हैं, कैसे भी बना सकते हो। तो मान लेते हैं कि ये अगर सेंटर है, पहले पास करवा देते हैं, तो ये आपका सेंटर पॉइंट क्या हो गया? ओ हो गया। अब सेंटर पॉइंट ओ अगर ये है, तो डायमेट्रिकली अपोजिट गेट जो है वो आपके ए और बी है। यहां पे कोई गेट ए है और यहां पे ये गेट बी है। क्लियर है? तो two gates A and B diametrically opposite fixed. Now a pole is to be created at that condition on the boundary of the park such that the distances कि इस पॉइंट P पे जो पोल लगा हुआ है उसका गेट A और गेट B से जो डिस्टेंसेस का डिफरेंस है, डिस्टेंसेस कितने ये तो कैलकुलेट करना है, लेकिन जितने भी डिस्टेंसेस है जो उनका डिफरेंस है वो 7 मीटर है। तो किसी भी पोल के लिए किसी भी गेट से अगर ए के लिए डिस्टेंस x मानेंगे तो दूसरा उसके कंपेयर में कोई एक कंडीशन लिखना होगा, आइदर x प्लस 7 और आइदर x माइनस 7। अब बात यह है कि एक्सप्रेशन में होने के बाद में इस डायमीटर का वैल्यू तो क्वेश्चन में दे देता है आपको कितना, 13 मीटर। डायमीटर वैल्यू 13 मीटर से क्वाड्रेटिक तो अपना बनेगा नहीं। क्वाड्रेटिक के लिए या तो रेसिप्रोकल्स या स्क्वायर्स का सम या फिर आपके प्रोडक्ट या फिर पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगा? P पॉइंट पे एंगल क्या फॉर्म बनेगा? 90 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से? किसी भी डायमीटर से जब एंगल बनता है तो उसको बोलते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल। किसी भी डायमीटर से अगर बाउंड्री पे कोई एंगल बन रहा है, सो दैट एंगल वैल्यू इज 90 डिग्री एंड दैट इज कॉल्ड एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो ये फिगर बनने के बाद आपको ये करना है क्या?
लेट पोल इज टू बी इरिक्टेड, ये मानते हैं क्या, लेट पोल इज टू बी इरिक्टेड एट पॉइंट P। आपने सबसे पहले ये बता दिया कि पोल को किस पॉइंट पे लगाया गया है, P पॉइंट पे लगाया है, क्लियर। और उसके बाद में लेट डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट A B x मीटर। आपने ये मान लिया कि डिस्टेंस ऑफ पोल नहीं लेट करके डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट जिसपे पोल लगाया गया है, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, क्योंकि पोल जिस पॉइंट पे लगाया गया है उस पॉइंट से अपने को डिस्टेंस लेना है। सो लेट द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम गेट A बी x मीटर, फ्रॉम गेट A बी x मीटर and distance of that point from gate B x plus 7 मीटर। क्लियर है? तो एक गेट का डिस्टेंस समझ में आ रहा है, उस पॉइंट से गेट A का जो डिस्टेंस है वो आपका x मीटर है, और उसी पॉइंट का गेट B से जो डिस्टेंस है वो उसके कंपेयर में 7 मीटर का डिफरेंस है, तो उसके कंपेयर में मैंने x प्लस 7 ले लिया। आप चाहें तो x माइनस 7 भी लिख सकते हैं। उसके बाद में वी नो दैट एंगल इन अ सेमी सर्किल, क्योंकि इसके बिना कैलकुलेट नहीं हो सकता, वी नो दैट एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। अगर ये होता है तो देयरफॉर एंगल APB is equal to 90 degree, and as far as we will write the angle APB as 90 degree, then we will write, क्योंकि आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में पहले भी आपने एक ऐसा क्वेश्चन किया था पाइथागोरस थ्योरम से, इन राइट एंगल ट्राइंगल, एंड व्हाट इज दैट नेम, इन राइट एंगल ट्राइंगल वी हैव, कौन सी प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, by Pythagoras theorem, in right angle triangle we have कौन सी प्रॉपर्टी, by Pythagoras theorem, क्या लिखते हैं Pythagoras theorem से, h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो इस फिगर में h कौन है, AB स्क्वायर, बेस हो गया आपका AP और परपेंडिकुलर हो गया आपका PB। नाउ अप्लाई द वैल्यू हियर, AB वैल्यू इज 13, AP वैल्यू इज x, क्योंकि गेट A से जो डिस्टेंस है वो x लेट किया गया है, और उसके कंपेयर में गेट B से जो डिस्टेंस है वो x प्लस 7 लेट किया गया है। 13 स्क्वायर 169, स्क्वायर ऑफ x इज x स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इज इट क्लियर? कंडीशन को उधर शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस 169 हो जाएगा माइनस 169। तो अब 0 को सब लास्ट में लिख दिया वापस से, तो सबसे आगे में क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस का 169, वैल्यू दैट रिमेन इज माइनस 120। नाउ रिड्यूस द होल एक्सप्रेशन बाय द 2, सो वी फाइनल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। The required quadratic equation expression is x square plus 7x minus 60 equal to 0। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन जब रीड करते हैं तब तो पता रहता है कि क्या चेक करना है क्या नहीं, लेकिन क्योंकि जब सॉल्यूशन कर रहे हो तो वापस से क्वेश्चन कौन पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है। तो यहां तक जैसे इक्वेशन बनता है और इक्वेशन का एक्सप्रेशन भी ऐसा बन रहा है कि तुरंत से मिडिल टर्म स्प्लिट पे अपना आप ही आगे सॉल्यूशन चला जाता है, क्योंकि फैक्टर क्या बनेंगे 12 और 5, प्लस का 12 और माइनस का 5 बनती है माइनस 60 प्लस 7। तो स्टूडेंट जस्ट इसके बाद में फैक्टर्स बना के और x की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं और फिर भी मार्क्स कट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा है, डायरेक्टली आपसे डिस्टेंसेस नहीं कैलकुलेट करने के लिए कहा है उस पोल के उस पॉइंट से, पहले आपसे पूछा है इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है क्या कि कोई डायमीटर 13 के दो गेट फिक्स अगर कर दे डायमीटर 13 पे दोनों अपोजिट में और एक पोल को इस तरीके से लोकेट करे कि उसका गेट ए से डिस्टेंस और गेट बी से डिस्टेंस इसका डिफरेंस कितना हो 7, तो कोई भी सिचुएशन पॉसिबल थोड़ी हो सकती है। उसके पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए डी फाइंड आउट करना है और डी का एक्सप्रेशन जो हर क्वेश्चन में आप करते हो
डिफिकल्ट होता है तो स्टूडेंट जी जरूर निकालते हैं, लेकिन जब इजी होता है तो फटाफट से मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए सब ट्राई करते हैं। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4, इससे पहले चेक करना है, पॉसिबल तो है, पता चल रहा है, लेकिन फिर भी वैल्यू तो कैलकुलेट करके ही बताएंगे ना, यस और नो। तो 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस 64 हो गया, सॉरी 64 नहीं, प्रोडक्ट करना है, माइनस माइनस प्लस 4 6 240, 240 प्लस 49 9 289। समझ में आया? डी वैल्यू कितना आ गया 289। तो डी वैल्यू जो 289 है वो पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। तो क्या कंडीशन लिखेंगे, सिंस डी इज ग्रेटर देन 0 therefore the given condition is possible। डी अगर ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 होता है, सॉरी डी अगर ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होता है तब तो वो कंडीशन पॉसिबल है, और अगर लेस देन 0 हो जाता है तब वो कंडीशन पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब आपके पास में चॉइस है कि आपने इस आंसर का दे दिया, अब चाहे आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। तो मैं वापस से मिडिल टर्म स्प्लिट ही कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि मिडिल टर्म स्प्लिट से आंसर जल्दी आएगा उसके कंपेयर में। अगर मेरे को फैक्टर मालूम है तो फैक्टर मेरे को इजीली यहां पे मालूम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। x कॉमन, x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन, x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट फैक्टर बन गया x माइनस 5, सेकंड फैक्टर बन गया x प्लस 12। तो फर्स्ट से आंसर x इज इक्वल टू 5 और सेकंड से आंसर x इज इक्वल टू माइनस 12। अब माइनस 12 के लिए क्या होगा, सिंस x इज डिस्टेंस, x आपका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कभी क्या नहीं हो सकता, डिस्टेंस वैल्यू कभी भी विच कैन नॉट बी नेगेटिव। तो डिस्टेंस वैल्यू अगर नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसका मतलब तो क्या हो गया, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 12 अगेन नॉट पॉसिबल। अगर x माइनस 12 पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 5। लेकिन अगर x का आंसर 5 है तो आपसे x थोड़ी पूछा है, आपसे तो क्या पूछा है, उस पोल के पॉइंट का लास्ट लाइन क्या है, फ्रॉम द टू गेट शुड बी द पोल बी इरिगेटेड। आपको वो डिस्टेंस बताना है जिसके दोनों गेट से पोल को इरिगेट कर सके। तो वो डिस्टेंस क्या है, तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम गेट A। तो वो तो आपने x लेट किया हुआ है, दैट इज द 5 मीटर। और यही लैंग्वेज वापस है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम गेट B। तो उसी पॉइंट का डिस्टेंस गेट B से कितना था, ये x था एक्सप्रेशन में, और ये एक्सप्रेशन में x प्लस 7 था। तो यहां पे भी क्या करेंगे, x प्लस 7, तो 5 प्लस 7 कितना हो गया, 12 मीटर। इज इट क्लियर? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम गेट A इज इक्वल टू 5 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम गेट B इज इक्वल टू 12 मीटर। तो ये स्टूडेंट्स कंडीशंस है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पेपर के अंदर इस टाइप से। तो इस क्वेश्चन का डायग्राम रिप्रेजेंटेशन अगर करते हैं, और डायग्राम रिप्रेजेंटेशन जरूरी भी है, विदाउट डायग्राम रिप्रेजेंटेशन आप इसमें क्वाड्रेटिक बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब आप फिगर नहीं बनाएंगे तब तक आपको यह आइडिया नहीं लगेगा कि राइट एंगल कहां से लाएंगे, और राइट एंगल लाने के लिए फिगर बनना जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी लगता है कौन सा, एंगल इन सेमी सर्कल। तो ऐसे क्वेश्चन में फिगर नेसेसरी है, विदाउट फिगर ये क्वेश्चन कैलकुलेट नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सो let's move on with the fourth number question of the today class, and here it is the question number 4 on your screen. The statement in the question number 4, सबसे पहले ही आपसे ये पूछ रहा है क्या, is the following situation possible। मतलब जो भी मैं कंडीशन रीड कर रहा हूं उसके लिए आपको चेक करना है कि वो पॉसिबल है या नहीं है। So is the following situation possible करके क्वेश्चन आपसे लिख रहा है क्या, if so determine their present age। अगर पॉसिबल है तो उनका प्रेजेंट एज डिटरमाइन कर देंगे, नहीं पॉसिबल तो लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल। अब क्या कंडीशन के लिए डिटरमाइन करना है, चेक करना है, दैट द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड इज 20 इयर्स। दो फ्रेंड्स के एज का सम कितना है, टू फ्रेंड्स के एज का सम है आपका 20 इयर्स। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज 4 इयर्स अगो, जो भी एज का सम है वो 20 है। फिर एक रिलेशन बनाना है कितने टाइम पहले का, 4 इयर्स अगो। और क्या है रिलेशन, 4 इयर्स अगो
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। तो इस कंडीशन के लिए चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। सम है 20 इयर्स और 4 इयर्स अगो उनके एजेस का प्रोडक्ट कितना था 48 इयर्स। टू फ्रेंड्स हैं तो लेट करते हैं, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड, इसमें भी एक वर्ड ऐड कर लेना, लेट द present age of one friend be x year, then present age of other friend is equal to कितना होगा बताइए, दोनों के एजेस का सम, दोनों के एजेस का सम कितना है 20 है ना, तो एक का अगर x है तो दूसरे का एज रिलेशन, दूसरे का एज कितना होगा कंपेरेटिव टू फर्स्ट 20 माइनस एक्स, एक्स माइनस 20 एक करते गलत हो जाएगा। दोनों के एजेस का सम जो है, दोनों के एजेस का सम जो है वो 20 इयर्स है, तो उसमें से अगर एक का एज एक्स है तो अदर फ्रेंड का एज कितना होगा 20 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि जो कंडीशन कह रहा है उसको डायरेक्टली मैं कंडीशन में अप्लाई कर दूंगा, क्यों स्टेटमेंट लिख के टाइम वेस्ट करूं। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कितने टाइम पहले रिलेशन दे रखा है 4 इयर्स अगो, तो 4 इयर्स अगो जो फर्स्ट फ्रेंड है उसका एज हो जाएगा x माइनस 4 और जो सेकंड फ्रेंड है उसका एज हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4 एंड दैट प्रोडक्ट वाज 48 इयर्स, और जो उनका प्रोडक्ट था वो 48 इयर्स था। सो लेट फर्स्ट सिंप्लीफाई द ब्रैकेट, x माइनस 4 विल रिमेन सेम, 20 माइनस 4 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। लेट ओपन द ब्रैकेट्स, x इंटू 16x माइनस x स्क्वायर, 16 4 जा 64 minus minus plus 4x is equal to 48. Now let's change the value in the from RHS to LHS. Minus x square plus 4x plus 4 plus 16. How much? Plus 20x. Minus 64 minus 48 is equal to 0. Minus x square plus 20x. Minus 64 minus 48. 8 plus 4 12. 6 plus 4 10 plus 11 112 is equal to 0. Let's change the sign, x square minus 20x plus 112 is equal to 0. Sign change करने पे x square minus 20x plus 112. Now we have to check that condition possibilities. So we will go for the d value, that is b square minus 4ac. कोई भी स्टेटमेंट चेक करना है कि पॉसिबल है या नहीं, तो उसके लिए सिर्फ डी कंडीशन ही आइडेंटिफाई हो पाएगा। तो b वैल्यू इज माइनस 20, सो दैट इज माइनस 20 होल स्क्वायर माइनस 4, a वैल्यू 1, c वैल्यू 112 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर पॉजिटिव होता है, 400 हो गया, माइनस 4 को मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 11 4 जा 48, सॉरी इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा इसमें, 400 माइनस 48 माइनस 48। नाउ द वैल्यू ऑफ d इज नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे, सिंस d लेस देन 0, d आपका नेगेटिव लेस देन 0 है, सो द गिवन कंडीशन या सिचुएशन जो भी है, सो द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? d is less than 0. If d value is less than 0, that means the given situation is not possible. जब possible ही नहीं है तो आगे फिर कोई कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता। Is it clear? तो ऐसे भी कंडीशंस आते हैं, मतलब इस इक्वेशंस के कोई रूट्स कैलकुलेट नहीं हो सकते। सिचुएशन पॉसिबल नहीं होने का मतलब क्या हो गया, द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। मेक श्योर द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इज इट क्लियर? तो ये कंडीशन आपको कंफर्म करना है कि कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, सो लेट अगेन मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5th। सो हियर इट इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन 5 देखिए कि स्टेटमेंट क्या दे रहा है क्वेश्चन के अंदर। द क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? शॉर्ट में लिख लेता हूं, पेरीमीटर 80 मीटर ताकि वैल्यूज में बार बार गलत नहीं हो, एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर।
तो आपको चेक करना है कि क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर तो 80 मीटर हो और जिसका एरिया कितना हो 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसका लेंथ भी फाइंड आउट करना है और उसका ब्रेथ भी फाइंड आउट करना है। तो फिर वही बात कहूंगा कि जब एरिया और पेरीमीटर में रिलेशन है तो डायरेक्टली एक्स लेट करके अगर न करें, सिर्फ एक्स लेट न करें तो बेटर रहेगा। टेक द वैल्यूज एज एक्स एंड वाई। तो लेंथ और ब्रेथ को एक्स और वाई लेट करते हैं। पॉसिबल अगर होगा तो देखते हैं, क्योंकि डायरेक्टली एक से दूसरे का पेरीमीटर रिलेशन लगा के वैल्यू को कैलकुलेट करना इजी नहीं है। let the length be x meter and breadth be y meter। लेंथ आपने x लेट कर लिया, ब्रेथ आपका y मीटर हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2l प्लस बी होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी इज इक्वल टू 80। सबको पता है वैसे, फिर भी लिख देते हैं p इज इक्वल टू 2l प्लस बी ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। तो x प्लस वाई 40 होगा तो नो डाउट y को x में या x को y में किसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले ही कन्वर्ट कर देते हैं y इज इक्वल टू 40 माइनस x। एंड सेकेंड टाइम आपको दे रखा है एरिया, तो एरिया फॉर्मूला एंड एरिया इज इक्वल टू 400। तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 400 ब्रैकेट a इज इक्वल टू l इंटू b। एरिया एक्सप्रेशन इज लेंथ इंटू ब्रेथ, सो x इंटू वाई, x मल्टीप्लाई वाई वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 इज 40 माइनस x। We substituted the expression from equation 1. Now open the bracket, x into 40, 40x minus x square is equal to 400. 40x minus x square minus 400 equal to 0. Change the sign, x square जो नेगेटिव का है वो पॉजिटिव का हो गया, 40x जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो गया, माइनस सॉरी, और जो 400 माइनस है वो आपका प्लस हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब क्वाड्रेटिक बनने के बाद में पेरीमीटर और एरिया के एक्सप्रेशन से सब्स्टिट्यूट होके एक्सप्रेशन तो आपका क्वाड्रेटिक बन गया, लेकिन अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद में आपको ये कंफर्मेशन करना है क्या कि ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो डी कैलकुलेट करते हैं। d value is b square minus 4ac, b value is minus 40, तो b आपका minus 40 स्क्वायर है, minus 4, a value 1, c value 400, square of minus 40 1600, 4 into 400 1600, so what value of d 0, since d is equal to 0, तो d 0 पे पॉसिबल होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। since d is equal to 0, so the given situation is possible। ओके बेटा, d greater than 0 और equal to 0 दोनों में ही पॉसिबल होता है given situation, make it sure। so the given situation is possible, therefore roots, अगर given situation possible है तो roots are, अगर आपको याद हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में अगर d वैल्यू 0 होता है तो d वैल्यू 0 होने पे दोनों रूट्स को क्या लिखते हैं माइनस 2b बाई 2a एंड सेकेंड इज ऑल्सो माइनस b बाय 2a। याद है क्या आप लोगों को? रूट्स को ऐसे नहीं लिख के या कॉमा करके लिख दो, रूट्स आर माइनस b अपॉन 2a कॉमा माइनस b अपॉन 2a, क्योंकि d वैल्यू अगर 0 है तो 0 का रूट 0 होगा, उसमें ना तो प्लस इफेक्टिव है ना उसमें माइनस इफेक्टिव है। so both roots are minus b upon 2a and minus b upon 2a, so let put here minus, what is the b value? minus 40, 2 into a value is 1, again minus 40 upon 2 into 1, तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 40 अपॉन 2 20 कॉमा 20। तो दोनों ही x के रूट्स क्या पॉसिबल है 20 और 20। अच्छा, अब यहां पे जाके स्टूडेंट्स सब कुछ सही है लेकिन लास्ट में फिर भी मार्क्स कट करवा लेता है। क्यों? क्योंकि जब दोनों x के रूट्स आंसर सेम आ रहे हैं तो 20 और 20, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि उसका लेंथ भी 20 और उसका ब्रेथ भी 20 है। दोनों रूट्स अगर 20 है, हैज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 20 मीटर और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल भी कितना होगा
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी 20 मीटर और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल भी 20 मीटर है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होगा? तो देखिए, आपने पेरीमीटर का रिलेशन बनाया था 2 ब्रैकेट l प्लस बी इज इक्वल टू 40, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा था? 20 आ रहा था। सॉरी, पेरीमीटर आपका दे रखा था क्वेश्चन में 80, तो 80 का हाफ करके 20 आ रहा था। तो इक्वेशन 1 में एक रिलेशन था क्या? x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 40 माइनस x, यही था इक्वेशन 2 में। तो इस चीज को समझिए कि क्या है, y इज इक्वल टू अगर 40 माइनस x है तो x अगर 20 है तो y भी 20, और इस 20 को भी लेता हूं तो y भी 20। जब ये दोनों तो वैल्यू सेम है, लिखना 2 टाइम्स होता है, बट इसका मतलब तो वैल्यू एक ही है। तो x के 20 वैल्यू के लिए y भी कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। तो x 20 y 20 दोनों वैल्यू सेम अगर हो गई तो इसका मतलब तो रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ सेम हो गए। अब स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ अगर सेम हो गए तो इसका मतलब तो वो स्क्वायर हो गया। तो वो लिख देते हैं लास्ट में, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज अ स्क्वायर। लेकिन वो आंसर गलत होता है, मार्क्स कट हो जाते हैं। आपको पहली बात तो पॉसिबिलिटी रेक्टेंगल के लिए नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि ये कंडीशन, इसके रूट्स कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर रूट एग्जिस्ट कर गए ना, इसका मतलब ये 100% कंडीशन पॉसिबल है। लेकिन हाँ, इसमें हो क्या रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ सेम हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रेक्टेंगल का लेंथ और रेक्टेंगल का ब्रेथ सेम हो? यस और नो? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अगर किसी रेक्टेंगल के अंदर एडजेसेंट साइड्स मतलब लेंथ और ब्रेथ भी अगर आपस में इक्वल है तो वो रेक्टेंगल स्क्वायर जरूर बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रेक्टेंगल नहीं है। क्योंकि हमेशा आपने एक बात सीखा होगा, अ स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर, एवरी रेक्टेंगल, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस तीनों में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। और किसी स्क्वायर को भी रेक्टेंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस स्क्वायर में भी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट न्यू चैप्टर। अच्छे से रिवाइज कीजिए, स्टडीज कीजिए, डाउट्स जो भी है उसको भेजते रहिए। टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।